जिंदगी में उतार चढ़ाव इंसान की शख्सियत को नखारते और कुछ इत्फाकात हयात को हसीन बना देते हैं। ताहम कुछ इत्फाकात रूह को अजाब भी बन जाते हैं। इंसान की मिट्टी में खता भी शामिल है, वो खता की मिट्टी से बनाया गया है, तभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो कोई बड़ी गलती कर जाता है। मेरे वालिद साहब ने भी ऐसी ही गलती की जिसके असरात इनकी औलाद को बर्बाद कर गए। वो पुलिस के महकमे में मुलाजम थे जहां रिश्वत की रेल पेल थी। वालिद साहब शुरू में बदयानत ना थे, लेकिन बाद में इस छूत के मर्ज से ना बच सके। दूसरों के देखा देखी वो भी कुंबे की खुशहाली की खातर इस दलदल में उतर गए। बात दरअसल ये है कि जिस सूबे में इनकी तैनाती थी वहां का सरबराह भी इस बुरी लानत में गिरफ्तार था। इसकी मातहती में कुछ दयानतदार अफीसर भी बदयानती पर मजबूर थे। जिन अदारों के सरबराह बदयानत हों वहां इनके मातहत भी दुरुस्त खतूत पर मुलाजमत का सफर जारी नहीं रख सकते। सो अब्बू ही नहीं, महकमे के बाकी मुलाजम भी रिश्वतस्तानी की इस दलदल में गले गले डूबे हुए थे। कहते हैं रिस्क हिलाल इंसान के इखलाक और किरदार को कुंदन की मानंद निखार देता है, ख्वाह इसमें कितनी ही तकालीफ क्यों ना छुपी हों। जबकि हराम की कमाई आदमी के खून में बुराई का जहरीला बीज बो देती है। इस बात पर कोई इत्तेफाक करे ना करे, मुझको इस बात पर यकीन है, क्योंकि ये सब मुझ पर बीती है। अब्बू की रिश्वतस्तानी ने जहां हमारे घर पर बिन बरसाए और आसाइशों के दरवाजे खोले, वहां हमको नकम्मा, कामचोर और आराम पसंद भी बना दिया। यही वजह है कि मेरे दोनों भाई आला स्कूल में पढ़ने के बावजूद आला तालीम से महरूम रहे। हम दोनों बहनें भी जारी नमूद नुमाइश की रस्या होकर रूहानी सुकून और तमानियत खो बैठी। हमें जब जिंदगी की सारी सहूलतें हासिल हुई तो हमारे मजाज और रंग ढंग भी बदलने लगे। हम मेहनत से जी चुराने लगी, तभी कुदरती तौर पर हम चारों बहन भाई इस इंसानी अजमत से महरूम हुए जो किरदार की पुख्तगी के रूप में हासिल होती हैं। हम सभी बहन भाइयों में ये कमी रह गई कि मेहनत से दूर हुए तो पढ़ाई से भी दूर हो गए। नतीजा ये निकला कि ऐसे वसाइल तलाश करने लगे जिसमें बिना मेहनत सरमाया हासिल किया जाए। भाई रातों रात दौलतमंद बन जाने के ख्वाब देखने लगे और इन्होंने ख्वाबों की तबीर को पाने की खातिर वो गलत किस्म के लोगों में जा फंसे। दोनों भाई बेतहाशा दौलत कमाने के चक्कर में कैसे गिरोह के रुकन बन गए जो असम्बलिंग और मंशियात फरोशी का मकरू कारोबार करता था। इनको ये ज़ौम था कि हमारा बाप तो पुलिस ऑफिसर है, हमें पकड़ेगा तो कोई भी हमारा क्या बगाड़ लेगा। कुछ दिन तो अब्बू को इल्म ना हुआ कि मेरे लड़के कैसे गिरोह के हत्थे चढ़ गए हैं, मगर जब बेटे ब्रीफ केस भर के नोट लाने लगे तो इन्होंने हकीकत जानते हुए भी चुप साध ली कि इनके ईमान को रिश्वत के रुपये ने कमजोर कर डाला था या इनको अपने ओहदे की ताकत का ज़ौम था। मंशियात की लानत कितनी काबिल ताज़ीर है, इस अमर से वाकिफ होने के बावजूद वालिद साहब ने बेटों को गलत राह पर चलने से नहीं रोका, क्योंकि वो रिश्वत के रुपए से हासिल किए गए एक कीमती प्लाट को जल्द अज जल्द प्लाजा का रूप बना देना चाहते थे। बड़ी बहन की शादी एक अमीर घराने में हो गई। इनकी किस्मत के शौहर अच्छा मिला, ताहम बाबुल की हर बेटी की किस्मत एक सी नहीं होती। आपा के बरक्स शादी के रूप में मैं बदकिस्मती मेरी राह देख रही थी। मेरे लिए जो रिश्ता आया बज़ाहिर तो ये लोग तालीम याफ्ता, सुलझे हुए और शरीफ खानदान से थे। घराना भी खुशहाल नजर आता था। अम्मी अबू ने हाँ कर दी और मेरा निकाह मोहिब खान से हो गया। साल बाद रुखसती हुई। मेरे ससुर साहब बिजनेस करते थे, इनका कारोबार बहुत अच्छा जा रहा था। इनके बेटे भी इस कारोबार में शरीक थे। सो मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। घर की बड़ी सास थी, नौकर चाकर खिदमत के लिए मौजूद थे। गर्ज हर तरह से बहुत अच्छा था। मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। शोहर दरवेश सिर्फ थे, इनको दौलत से ज्यादा दिलचस्पी ना थी। कारोबार के जमीलों से आजाद होकर मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे। इनको बिजनेस की पाबंदी ना भाई, वो वकील या ऑफिसर बनने के ख्वाह थे। वालिद ने बेटे का रुझान तालीम की तरफ देखा तो उनको आला तालीम हासिल करने के लिए आजाद कर दिया, ताकि दिलजमी से CSS की तैयारी कर लें और आला ऑफिसर बन जाएं, या फिर वकालत करके खुद को पाया का कानूनदान साबित करें। इनकी खुशकिस्मती के सब घर वाले इनका साथ दे रहे थे, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैं इनका साथ ना दिया और पढ़ाई के मामले में इनकी दिल चिकनी करने लगी। मुझे लगता था कि ये ईमानदार अफसर बन गए तो इतनी दौलत ना कमा सकेंगे जितने इनके वालिद और भाई कारोबार में कमा लेंगे। हम इनसे पीछे और कम हैसियत रह जाएंगे। मैं यके बाद दीगरे 2 बच्चों की मां बन गई। इस दौरान मैंने शोहर को सुकून न लेने दिया। बदस्तूर इनके पीछे पड़ी रही कि पढ़ाई छोड़ें और कारोबार में शामिल हो जाएं। अफसरी में कुछ नहीं रखा। रूखी सूखी तनख्वाह से बच्चों के लिए हम जिंदगी की तमाम आसाइशें हासिल नहीं कर सकते। मेरे बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होकर अच्छी चीजों को तरसते रह जाएंगे। घर में फूट पड़ जाए तो दुश्मन फायदा उठाते हैं। ससुर साहब का इंतकाल हो गया और मेरे शोहर के भाइयों में फूट पड़ गई। कारोबार में शरीक कुछ लोगों ने इनका फायदा उठाया
ان کو खसारे के आखिरी किनारे पहुंचा दिया और हम लोग मुकम्मल बर्बादी की लपेट में आ गए। इन दिनों मेरे शोहर ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद वकालत के इम्तिहान में पास कर चुके थे और मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। लिहाजा माली हालात देखते हुए अपने भाइयों से अलग होकर मुलाजमत की तलाश में लग गए। खुदा ने इनकी मेहनत को रायगा ना किया और उनको एक अच्छी मुलाजमत मिल गई। हमारा गुजर बसर होने लगा, ताहम पहले जैसे ऐशो आराम न रहा जो सुसर साहब के जमाने में हासिल था। जायदाद का बंटवारा हुआ, हमको मकान की कीमत देकर अलग कर दिया गया। हमने इस रकम से प्लाट खरीद लिया और किराए के मकान में रहने लगे। ये मकान छोटा सा था जिसमें बच्चों के खेलने को सहन तक ना था। बच्चे जब बड़ी सी कोठी से इस तंग मकान में आए तो इनका जी घबराता था। तर्ज जिंदगी में बहुत फर्क आ गया। मेरे बच्चे तो बड़े घर में ठाट बाट से रहने के आदी थे, जहां नौकर चाकर और हर तरह की सहूलतें मैसर थीं। वो कहते, माँ आप किधर आ गई हो, यहाँ से निकलो, हमने यहाँ नहीं रहना, हमें अपने घर जाना है। तब मुझे बहुत दुख होता और ससुर याद आते कि जिनके होते हुए हम हर तरह की जिम्मेदारियों से आजाद थे। मैं भी तो इस किस्म की जिंदगी बसर करने की आदी ना थी। बहुत परेशान होती, अक्सर गर्मी से घबराकर मेके भागती जहां जिंदगी अब भी फूलों की सेज थी। जब बाबल के घर जाती तो लगता कि जहन्नम से जन्नत में आ गई हूँ। 5 मरले के मकान में वापस लौट जाने को दिल न करता। भाई गलत कामों से दौलत समेट रहे थे। बड़ी बहन की जिंदगी भी ठाट बाट से गुजर रही थी। सोचती कि एक मैं ही हूँ जो जरा जरा से आराम को तरस रही हूँ। शोहर से कहती कि तुम्हारी वकालत से तो रोजी रोटी पूरी नहीं होती, तुम बच्चों को क्या आला तालीमी इदारों में पढ़ा पाओगे और कब ऐश कराओगे, ये बेचारे यूं ही सिसकते हुए जिंदगी गुजारेंगे। वो जवाब देते, क्यों परेशान होती हो, थोड़ा सा सब्र कर लो, जल्द हालात बदल जाएंगे। वकालत के पेशे में इब्तिदा में सिर्फ मेहनत होती है, रोटी घर से खानी पड़ती है। 4-5 साल सब्र से गुजार लो, फिर देखना कैसे मेरी मेहनत रंग लाती और दौलत कवाड़ तोड़कर हमारे घर में आती। इनकी बातों से दिल जल उठता। आप कहाँ की कौड़ी लाते हैं, भला मेहनत से भी कहीं घी के चिराग जलते हैं। मेहनत से तो बरसों रूखी सूखी खानी पड़ती है, तब जाकर कुछ हासिल हुसूल होता है, और वो भी किस्मत वालों को। मुझको जरा आला पाए का वकील बनने दो। तुम्हारा आला पाए के वकील बनने तक भूखों नहीं मरना है। बुढ़ापे में अमीर हुए तो क्या मिलेगा। मैंने बहुत चाहा मियाँ जी मेरी बात समझे, मगर वो नहीं समझते थे। एक ही बात की रट के मेहनत से इज्जत मिलती है और सब्र का फल मीठा होता है। मेरे भाइयों ने जो मुझको परेशान देखा, कहने लगे, अपने मियाँ को कहो कि ये कभी फाका और कभी फाका वाला पेशा छोड़ें और हमारे कारोबार में शमूलियत कर लें। चंद दिनों में वारे न्यारे हो जाएंगे, इतना कमाएंगे कि हमको दुआएं देंगे। भाई नहीं, मेरे हालात देखकर आपा और भाभियां भी मुझ पर तरस खाने लगी। इनके बच्चे मेरे बच्चों के साथ खेलने से कतराने लगे। इनकी बातें मेरे दिल पर घोंसा बनकर लगती। अब तो रिश्तेदार भी मुझको अहमियत न देते थे, और मैं जानती थी कि ये सलूक इनका इस वजह से है कि मेरे मियाँ ज्यादा अमीर नहीं हैं। जब मेके से लौटती, मुहिब से खूब लड़ती कि ये सब तुम्हारी दकियानूसी सोचों की वजह से है, और वो कहते वकालत वक़्त और मेहनत मांगती है, सब्र चाहे, और मैं कहती भाड़ में गई। तुम्हारी मेहनत और दयानत और सब्र मुझको नहीं चाहिए। ऐसी इज्जत जिसको हासिल करने में बरसों लगें। मेरे भाइयों को देखो कैसे बुन बरस रहा है, वो तुमको अपने साथ कारोबार में शरीक करना चाहते हैं। उनकी मान लो बिला वजह वकालत में सर खपा रहे हो। इज्जत भी दौलत से मिलती है, वो दिन हवा हुए जब इज्जत शराफत से मिलती थी। अब तो हम ना मेके वालों की नजरों में मौजूद हैं और ना ससुराल वालों की निगाहों में। हमारी रात दिन इस बात पर लड़ाई रहने लगी। मैं कहती वकालत छोड़ दो, वो कहते कि नया नया काम शुरू किया है, जरा मेरे पैर जमने तो दो, फिर देखना वक्त सब कुछ मिल जाएगा। मैं इनके बड़ा वकील बनने तक इंतजार और महरूमी की चक्की में ना पिसना चाहती थी। अच्छी जिंदगी बसर करने के दिन तो यही थे, आरजुओं से लबरेज जो बीते जा रहे थे। बच्चों के खाने पीने और मेरे बना हार संघार के दिन भी यही थे। अब तो ना सैर व तफरी का लुत्फ ले सकते थे और ना शॉपिंग का। जब मुहब खान से मेरी बात ना मानी, मैं रूठ कर मेके आ गई। वो बहुत परेशान हुए, मनाने आए। मेरे भाइयों ने भी कह दिया कि या तो हमारे साथ काम में शरीक हो जाओ या फिर हमारी बहन को तलाक दे दो, क्योंकि तुम इनको कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। मुहिब ने कहा, बुढ़ापे तक हमारी बहन अच्छे दिनों का इंतजार नहीं करेगी। तुम अपनी रवश ना छोड़ी तो हम इसको तुमसे आजाद करा लेंगे। आजकल मेहनत से जल्द रुपया नहीं कमाया जा सकता। ये मुकाबले और तेज रफ्तारी का जमाना है। रुपया को देखो कैसे कमाया, ये मत देखो। तालीम ने मुहिब पर असर किया था। इन्होंने कानून की तालीम पाई थी, लिहाजा वो राजी ना हुए। वो क्यों कर मेरे भाइयों के कहने पर जुर्म की दुनिया में दाखिल हो जाते। इन्होंने मुजरम बनने से बेहतर जाना कि हमसे किनारा कर लें। तुम बेशक अपने मेके में रहो, मुझसे नाता मत रखो, मगर तलाक की जल्दी ना करो। कम अज कम
साल भर के लिए इस मुतालबे को तय कर रखो, शायद हालात बदल जाएं। बच्चों की खातर मैं भी इससे अलहदगी इख्तियार कर ली मगर तलाक ना ली, यानी हमारा निकाह का रिश्ता बरकरार रहा, लेकिन मैं अपने मेके में बसेरा कर लिया और इनको 5 मरले के मकान में अकेला छोड़ दिया। हमें अलहदा रहते 7 माह हुए थे कि किस्मत मंशियात की असम्बलिंग में हमारे दोनों भाई धर लिए गए। इस बार वालिद की पुश्त पनाही भी काम ना आई। अगर वो खुलकर बेटों के लिए तगोदो करते तो बदनामी मजीद होनी थी। बहरहाल इस बार किस्मत ने यावरी ना की, गैंग पकड़ा गया, मेरे भाई भी अंदर हो गए। मुझे मुहिब खान की याद आई और इनसे कानूनी मदद मांगी। इन्होंने केस के लिए एक बड़ा काबल वकील रख कर दिया और खुद भी मावनत की। मेरे भाइयों को भारी जुर्माना तो हुआ लेकिन सजा लंबी ना हुई और इनको शक का फायदा मिल गया, जबकि दूसरे मुजरिमों को लंबी सजा हो गई। जब भाई जमानत पर घर आए तो हमने शुक्र अदा किया। आज मुझे एक कानूनदान की बीवी होने पर फख्र हुआ। आज मेरे दिल ने एतराफ़ किया कि तालीम और दयानतदारी के साथ सब मेहनत का फल होता है तो इंसान का सर फख्र से बुलंद हो जाता है और वही लोग कदर व मंजिलत पाते हैं जो सीधे रास्ते पर चलते हैं, मेहनत से हक हलाल का रिज़्क बच्चों को खिलाते हैं। मैंने अपने शोहर से सुलह कर ली और सब्र से काम लिया और वक़्त गुजरते देर नहीं लगती। आज मेरे शोहर नामी ग्रामी वकील हैं, इनको सारी दुनिया सलाम करती है, लेकिन मेरे वालिद साहब को कोई नहीं जानता। वो आप मनोमट्टी नीचे सो गए हैं, खुदा इनकी मगफरत करे। आज मुझको ऐशो इशरत में देखते तो यकीनन अपने दामाद पर फख्र करते। आज मैं एक शानदार घर में रहती हूँ, कारें, कोठी, सभी कुछ है। दिली सुकून भी है, लेकिन वालिदैन की कमी को उम्र भर महसूस करती रहूंगी।